आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम जो टॉपिक है ये 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमें नेशनल इनकम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो आइए समझते हैं हम नेशनल इनकम का मीनिंग। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, कि नेशनल इनकम जो है वो क्या है, फैक्टर इनकम का टोटल है। ठीक है, और ये फैक्टर इनकम किसने अर्न की है, अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम सम है, टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, जो फैक्टर इनकम किसने अर्न की है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, और ये इनकम कब अर्न की है उन्होंने, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि नेशनल इनकम जो है वो सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, और वो फैक्टर इनकम किसने अर्न की है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और कब अर्न की है, एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, तो ये तो इसका एक नॉर्मल मीनिंग हुआ कि नेशनल इनकम जो है वो टोटल होती है फैक्टर्स की इनकम का, और वो फैक्टर इनकम कौन अर्न करता है, नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री के जो कि उन्होंने लास्ट 1 ईयर में अर्न की हो। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ नेशनल इनकम का, ये एक नॉर्मल सा मीनिंग हुआ। लेकिन अभी हमें इसे डिटेल में समझने के लिए हमने जो कुछ कीवर्ड्स यहाँ यूज किए नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए, जब हमें इन कीवर्ड्स का मीनिंग डिटेल में पता होगा तो हमें नेशनल इनकम का मीनिंग जो है वो और भी ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम इन कीवर्ड्स का मीनिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं बच्चों, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो क्लियर होता है, ये आर्ट्स के बच्चों के लिए है। अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं, ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है आपका हर साल के 1 अप्रैल से, ये इसकी ओपनिंग डेट होती है। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग डेट क्या होती है, 31 मार्च। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 अप्रैल 2020 ले रहे हैं, तो ये क्या होगी, इस अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग डेट होगी। अब इस अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च ऑफ 2021। ठीक है, तो ये होगी इसकी क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। ठीक है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है, 31 नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट इनकम अर्न करते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, तो वो अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो उन्होंने इनकम अर्न की है उसे हम नेशनल इनकम में काउंट करने वाले हैं। ठीक है, जो इनकम इस अकाउंटिंग ईयर में अर्न की गई है उस इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट कीवर्ड को। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम किसे कहते हैं बच्चों, फैक्टर इनकम एक पेमेंट है। ये पेमेंट कौन कर रहा होगा, एक प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, जब कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट जो एक्चुअली प्रोडक्शन कर रही है वो जब एक पेमेंट करेगी, और ये पेमेंट किसे हो रही होगी, हाउस होल्ड्स को। ठीक है, जब कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट पेमेंट करती है किसे, हाउस होल्ड को, और वो पेमेंट क्यों कर रही होगी प्रोड्यूसिंग यूनिट, क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन के लिए कुछ सर्विसेज दी होंगी ना इसको किसी ने। ठीक है, तो उसके प्रोडक्शन में जो उसने कुछ सर्विसेज मिली है उसे अपने प्रोडक्शन के लिए, उन सर्विसेज के लिए इसने जो पेमेंट की उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो इन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने जो पेमेंट्स की हैं हाउस होल्ड्स को उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए, ये फैक्टर सर्विसेज किसने दी है, हाउस होल्ड ने दी है। ठीक है, तो हाउस होल्ड ने जो अपनी फैक्टर सर्विसेज दी हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को,
और उस फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसिंग यूनिट क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। किसे पेमेंट कर रही है, हाउस होल्ड को कर रही है। और क्यों कर रही है, उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए। मतलब इसके प्रोडक्शन में जो हाउस होल्ड्स ने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इसके प्रोडक्शन में, उसके लिए प्रोड्यूसिंग यूनिट पेमेंट पे कर रही है। इसे ही हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो हमने फाइनली फैक्टर इनकम का मीनिंग क्या समझा कि फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो पेमेंट होती है जो कौन करता है, एक प्रोड्यूसिंग यूनिट करती है। किसे पेमेंट करती है, हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स को पेमेंट क्यों करती है, उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए। ठीक है, कि इन हाउस होल्ड ने जो अपनी फैक्टर सर्विसेज दी हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, उसके रिटर्न में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पेमेंट करती है इन हाउस होल्ड को। और ये पेमेंट जो है इन हाउस होल्ड्स के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है कि हमने हाउस होल्ड को जो पेमेंट हो रही है उसे हम सिर्फ इनकम भी तो कह सकते थे, इसे हमने फैक्टर इनकम क्यों कहा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, मान लो एक टॉय फैक्ट्री है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस टॉय फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए इस प्रोड्यूसर को, इस प्रोड्यूसिंग यूनिट को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे से मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत है। लैंड जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, लेबर जो वहाँ पे काम करेगी, कैपिटल वो जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वहाँ पे, और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसने इन सभी फैक्टर्स को एक साथ इकट्ठा किया है। ठीक है, और वो अपनी स्किल यहाँ पे यूज़ करेगा, जिस स्किल को यूज़ करते हुए वो क्या करने वाला है, प्रोडक्शन करने वाला है इस टॉय का। ठीक है, तो इन चारों को ही, जो ये चारों चीज़ें हमें प्रोडक्शन में यूज होती हैं, इन चारों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, जिनकी वजह से प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, जिनकी वजह से प्रोडक्शन होने वाला है उसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो लैंड ओनर है वो कौन है, एक हाउस होल्ड ही तो है। ठीक है, ये जो लेबर होगी वो भी क्या है, हम में से कोई होगा, हाउस होल्ड में से ही होगा। और कैपिटल, जिसने कैपिटल वहाँ पे इन्वेस्ट की होगी, मान लो किसी बैंक से या किसी पर्सन से अगर बोरो करके इन्वेस्टमेंट किया है इस प्रोडक्शन में, तो वो भी तो कोई पर्सन ही होगा ना इस हाउस होल्ड में से। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर भी कोई पर्सन है, वो भी हाउस होल्ड में से ही होगा। हाउस होल्ड कौन होते हैं, हम लोग ही होते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये चारों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आए हैं, इन हाउस होल्ड में से ही आए हैं। ठीक है, और यही हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब लैंड ओनर, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करने वाला, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चारों ही क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और ये चारों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड में से आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि इन हाउस होल्ड को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स कह रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए इन फैक्टर्स ने, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्होंने जो इनकम अर्न की है इसे हम फैक्टर इनकम कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस इनकम को हमने फैक्टर इनकम इसलिए कहा है क्योंकि ये इनकम किसने अर्न की है, इन हाउस होल्ड ने। और ये हाउस होल्ड कौन है, ये हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है। ठीक है, तो इन्होंने जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसके रिटर्न में इनको पेमेंट मिल रही है। ठीक है, और इसी पेमेंट को हमने फैक्टर इनकम कहा है क्योंकि ये इनकम किसने अर्न की है, इन फैक्टर्स ने। ठीक है, तो इनको पेमेंट में मिलता क्या क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलती है, लेबर को वेजेस मिलती हैं। ठीक है, कैपिटल, जिस पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी उसको रिटर्न में क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा होगा, क्योंकि उसने मनी जो है वो उधार में दी होगी ना, तो उसको रिटर्न में इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और एंटरप्रेन्योर जिसने इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा किया है, तो उस एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या मिल रहा होगा, उस एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो इन चारों ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड को रेंट मिला, लेबर को वेजेस, कैपिटल प्रोवाइड करने वाले को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने वाले को प्रॉफिट। ठीक है, तो इन चारों को ये पेमेंट्स होने वाली है, और ये इन चारों फैक्टर्स को जो पेमेंट होने वाली है, यही इनकी इनकम है। इसे ही हमने क्या कहा है, फैक्टर इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मीनिंग एक बार दोबारा देख लेते हैं हम
कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, कि नेशनल इनकम क्या है, इन सभी की फैक्टर इनकम का सम है। ठीक है, ये फैक्टर इनकम है ना, ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्टर इनकम अर्न किया उन सब का सम होती है नेशनल इनकम। और ये नेशनल इनकम कौन अर्न करता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स करते हैं अर्न। ठीक है, और ये इनकम इन्होंने अर्न कब की है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर हम किसे कहते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होता है, तो इसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। मतलब इस पीरियड में, इस अकाउंटिंग ईयर के पीरियड में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न हुई किसके थ्रू, नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फैक्टर इनकम का मीनिंग देख लिया है, लेकिन हमें फैक्टर इनकम के साथ साथ एक और कीवर्ड है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये फैक्टर इनकम से मिलता जुलता है, लेकिन ये फैक्टर इनकम नहीं है। तो इस कीवर्ड में और फैक्टर इनकम में हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमें एक और कीवर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, फैक्टर इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो फैक्टर इनकम से अलग होती हैं, और इन ट्रांसफर पेमेंट्स को हम फैक्टर इनकम के साथ कंफ्यूज ना करें, इसलिए हमें ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग भी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में देखा था हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, वहाँ हमने ऐसा कोई वर्ड नहीं पढ़ा ट्रांसफर पेमेंट जैसा जिसे हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करें। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स का मीनिंग। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द पेमेंट्स विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, सपोर्ट, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो किसी पर्सन को किस इंट्यूशन से दी जा रही हैं, उसकी हेल्प करने के पर्पज से, उसे सपोर्ट करने के पर्पज से, एज अ डोनेशन और चैरिटी। ठीक है, ये जो पेमेंट्स हो रही हैं वो उस पर्सन को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हो रही है, ना कि उस पर्सन ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है जिसके रिटर्न में इसे ये पेमेंट्स हो रही हों। ठीक है, तो जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं किसी पर्सन को एज अ हेल्प, सपोर्ट, डोनेशन के पर्पज से या चैरिटी के पर्पज से, तो उस पेमेंट को हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ उस पर्सन से, जो पर्सन ये पेमेंट रिसीव कर रहा है, उस पर्सन से हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम ट्रांसफर पेमेंट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप क्या होती है बच्चों, स्कॉलरशिप अगर मान लो कोई स्टूडेंट है वो स्टडीज़ वगैरह में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट उसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ताकि वो बच्चा जो है वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अगर मान लो अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है स्कॉलरशिप देके, ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है वो इन रिटर्न गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप है उस स्टूडेंट के लिए ये क्या है, एक ट्रांसफर पेमेंट ही है, क्योंकि यहाँ रिटर्न में स्टूडेंट गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है। इसका एक और एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन किसे मिलती है बच्चों, जो पर्सन 60+ एज होती है जिसकी, उसे गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये ओल्ड एज पेंशन क्यों प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसे पता है कि ये पर्सन जो है इसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब इसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और गवर्नमेंट उसे ये पेंशन देके सपोर्ट करना चाहती है फाइनेंशियली, ताकि वो पर्सन जो है अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ वो पर्सन जो ओल्ड एज है वो रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट बस उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए उस पर्सन को पेंशन फाइनेंशियली सपोर्ट एंड हेल्प करने के लिए दे रही है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न में वो ओल्ड एज पर्सन गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। ठीक है, जब कोई पेमेंट हो और उसके रिटर्न में उस पर्सन को कुछ ना मिले, उसे हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सिंगल साइडेड, वन साइडेड पेमेंट है। ठीक है, कि पर्सन ए तो पर्सन बी को कुछ दे रहा होगा, कुछ पेमेंट कर रहा होगा, लेकिन इन रिटर्न पर्सन बी जो है वो ए को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा होगा। जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप दे रही है और वो जो स्टूडेंट है वो रिटर्न में गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, सेम पेंशन के केस में देखा कि ये जो पर्सन है इसे गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही होगी, लेकिन इन रिटर्न वो पर्सन जो है गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये ट्रांसफर पेमेंट, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, वन साइडेड पेमेंट्स। ठीक है, वन साइडेड पेमेंट क्योंकि एक ही पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट कर रहा है और दूसरे पर्सन से इन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, और फैक्टर इनकम ने हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर पेमेंट आर रिसीव्ड बाय अ हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो फैक्टर इनकम होती है वो पेमेंट हाउस होल्ड रिसीव करते हैं फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर जो पेमेंट्स हो रही होती हैं वो हाउस होल्ड को किस लिए हो रही होती है, क्योंकि हाउस होल्ड ने क्या किया होता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की होती है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्योंकि उसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है इसके रिटर्न में वो पेमेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हुई पेमेंट, यहाँ पे इन रिटर्न में कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये डबल साइडेड पेमेंट हुई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकम है क्योंकि इन रिटर्न हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ वन साइडेड पेमेंट हो रही है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड पेमेंट होती है, ये किसी हेल्प सपोर्ट पर्पज से होती है, लेकिन जो फैक्टर इनकम होती है वो किसी हेल्प या सपोर्ट पर्पज से नहीं होती है, वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के रिटर्न में होती है। ठीक है, जब एक हाउस होल्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर्सन ए है जो अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक प्रोड्यूसिंग यूनिट को, तो इस लेबर सर्विसेज के रिटर्न में क्या होगा कि प्रोड्यूसिंग यूनिट उसे रिटर्न में वेजेस दे रही होंगी। ठीक है, तो लेबर सर्विसेज के रिटर्न में उसे वेजेस मिली, तो ये क्या हुई, टू साइडेड पेमेंट हुई। ठीक है, कि पर्सन ए ने उसको पर्सन बी को लेबर सर्विसेज दी और रिटर्न में पर्सन बी ने पर्सन ए को वेजेस प्रोवाइड की। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर इनकम में क्या होगा, ये टू साइडेड पेमेंट होगी। ठीक है, कि बोथ साइड जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न में दे रही होंगी। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं वो सिंगल साइडेड होती है। यहाँ पे वन पार्टी जो है सेकंड पार्टी को कुछ पेमेंट कर रही होगी हेल्प या सपोर्ट पर्पज से, उसे इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जो ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग देखा वो हमने इसलिए देखा क्योंकि हम ट्रांसफर पेमेंट को जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर इनकम का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करनी है और उसमें हमने सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करना है, ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, एक लास्ट बात, यहाँ पे आपने ये एग्जांपल देखा होगा रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, तो यहाँ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन से। अब देखो, ये ओल्ड एज पेंशन जो है यहाँ पे ओल्ड पर्सन गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा होगा, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन जो होती है ये फैक्टर इनकम में आती है। अब आप सोचेंगे रिटायरमेंट पेंशन क्यों इंक्लूड करेंगे हम फैक्टर इनकम में, ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, इसने क्या है लाइफ टाइम जो है गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड की और आफ्टर 60 ईयर ये क्या हुआ है, 60 ईयर 50 ईयर्स ये क्या हुआ है, रिटायर हो गया। ठीक है, तो रिटायर्ड होने के बाद इसको पेंशन मिल रही है, तो ये पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है कि इसकी एज जो है 60 प्लस हो गई। ये रिटायरमेंट पेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि इसने अपनी सर्विस पीरियड में अपनी जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को अपने लाइफ टाइम में, उस सर्विसेज के रिटर्न में उसको ये पेंशन मिल रही है। ठीक है, मतलब इस पेंशन के रिटर्न के लिए वो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, इसलिए उसे रिटर्न में रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ ओल्ड एज पेंशन में क्या होगा,
कि वो जो ओल्ड एज पर्सन है वो गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिटायरमेंट पेंशन है उसके लिए वो पर्सन ऑलरेडी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है गवर्नमेंट को, ठीक है, इसलिए उसे रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है। तो रिटायरमेंट पेंशन को फैक्टर इनकम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ जो रिटायर्ड पर्सन है उसने अपनी पेंशन के लिए ऑलरेडी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है गवर्नमेंट को, इसके रिटर्न में इसे पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो हम रिटायरमेंट पेंशन को फैक्टर इनकम में इंक्लूड करेंगे, लेकिन ओल्ड एज पेंशन को फैक्टर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वन साइडेड पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट है, फैक्टर इनकम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट का मीनिंग क्लियर कर लिया है। आई होप अब आप ट्रांसफर पेमेंट को फैक्टर इनकम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक लास्ट टाइम हम इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे कि फैक्टर इनकम जो है वो फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में पेमेंट्स होती हैं, इसलिए इन्हें हम फैक्टर इनकम कहते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर पेमेंट होती हैं ये वन साइडेड पेमेंट होती हैं, ये हेल्प और सपोर्ट इंट्यूशन से होती है एक पर्सन को, और वो पर्सन इस ट्रांसफर पेमेंट के रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये सिंगल साइडेड पेमेंट होती हैं और इन्हें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और फैक्टर इनकम टू साइडेड पेमेंट होती है, पेमेंट के रिटर्न में वो पर्सन फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, इसलिए उसे फैक्टर इनकम कहते हैं और इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम नाउ यू विल नॉट कंफ्यूज ट्रांसफर पेमेंट विद फैक्टर इनकम्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ा था। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम सम होती है किसका? फैक्टर्स की इनकम का। इसका मीनिंग हमने देख लिया था। फिर ये फैक्टर इनकम कौन अर्न करता है? नॉर्मल रेजिडेंट। और ये कब अर्न करते हैं फैक्टर इनकम? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो हमने अकाउंटिंग ईयर और फैक्टर इनकम इन दो कीवर्ड्स का मीनिंग डिटेल में समझ लिया था। अब हम नेक्स्ट जिस कीवर्ड का मीनिंग समझने वाले हैं वो है नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्लियर हो जाता है तो हमारी नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए अब समझते हैं नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग। नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए एक पर्सन को ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब ही हम उस पर्सन को एक नॉर्मल रेजिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट कब कहेंगे? जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बोथ कंडीशन मस्ट बी अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे एंड लिखा है ना, एंड मतलब ये भी होनी चाहिए प्लस ये भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है दैट पर्सन मस्ट बी अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। कि हम उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट कब कहेंगे? अगर वो पर्सन क्या है? उस कंट्री का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि उस पर्सन का उस कंट्री में क्या हो? इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मीनिंग क्या है? कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हम कब कहेंगे एक पर्सन को? कि अगर वो पर्सन उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर से अगर वहां पर वो रह रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अगर वो पर्सन उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर से रह रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? कि वो पर्सन जो है उस कंट्री का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन साथ के साथ नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए उसे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हम क्या समझते हैं बच्चों? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि उस पर्सन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो उस कंट्री में ही लाई कर रही हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर ये तीनों ही एक्टिविटीज वो पर्सन उस कंट्री में कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री में लाई कर रहा है, ठीक है।
प्रोडक्शन से हम क्या मतलब समझते हैं? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा काम करें जिससे की वजह से इनकम जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन अगर कोई जॉब कर रहा है तो उस जॉब के रिटर्न में उसे सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी मिलना भी क्या है? प्रोडक्शन ही है, क्योंकि वहां पे उसको इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप की कोई फैक्ट्री लगी हुई है वहां पर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मीनिंग आप सिंपल समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन मीन्स जब इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर इनकम जनरेट हो रही है तो हम उसे प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने जॉब का एग्जांपल दिया, सेम अगर क्या है, एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसे सैलरी मिल रही है, तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन है। अगर एक डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, उसको रिटर्न में उसको फीस मिल रही है, तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन है। ठीक है, अगर एक वकील अपनी सर्विस दे रहे हैं और उसके रिटर्न में उसे फीस मिल रही है, तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, तो प्रोडक्शन मीन्स आप सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हैं, प्रोडक्शन मीन्स जब इनकम जनरेट हो रही है आपकी किसी भी एक्टिविटीज से, तो हम उसे प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, कंजम्पशन मीन्स, कंजम्पशन मतलब जब हम चीजों को यूज करते हैं या सर्विसेज को प्रिक्योर करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो एक पेन आपने परचेज किया और उसे आप यूज कर रहे हैं, या कोई कॉपी ली है, चेयर लिए, जो भी आप कोई भी गुड्स आप परचेज करते हो और उसे यूज कर रहे हो, तो वो कंजम्पशन है। और कंजम्पशन में सिर्फ गुड्स ही नहीं आएंगे, अगर आप किसी की सर्विसेज प्रिक्योर कर रहे हैं तो वो भी क्या है? कंजम्पशन ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर से उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, वकील से उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो भी क्या है? कंजम्पशन ही है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप किसी जगह पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस इंट्यूशन के साथ कि आपको इन फ्यूचर रिटर्न में कुछ इनकम जनरेट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो आपको 1 साल बाद 2 साल बाद कंपनी रिटर्न में प्रॉफिट अर्न करके देगी डिविडेंड के रूप में। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन ये तीनों ही टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी कंट्री में कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, और वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमने अभी दोनों कंडीशंस को समझा है। अब हम एक बार दोबारा नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग देखते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहेंगे? जब एक पर्सन किसी कंट्री का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट मतलब वो उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह चुका है, प्लस कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री में लाई कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है मतलब वो पर्सन जो है उस कंट्री में ये तीनों एक्टिविटीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री में लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर उस पर्सन की ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, अगर इसमें से मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि वो पर्सन जो है वहां पे 1 साल से ज्यादा रह रहा है, लेकिन वहां पर उसकी ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जैसी कोई एक्टिविटी वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, और अगर मान लो वो पर्सन क्या है, उसकी तीनों एक्टिविटीज उस कंट्री में ही लाई कर रही है, लेकिन वो उस कंट्री में 1 साल से कम रहा है, तो भी क्या है? ये पर्सन जो है नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए उस पर्सन को ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, तब हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है एक नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग अब क्लियर हो गया होगा। तो हम वापस आते हैं अपने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पर। तो हमने नेशनल इनकम का मीनिंग क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम सम टोटल होता है फैक्टर्स की इनकम का, और ये फैक्टर्स की इनकम कौन अर्न कर रहे होंगे? उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, और उन नॉर्मल रेजिडेंट ने इस फैक्टर इनकम को कब अर्न किया होगा? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मीनिंग हुआ कि जब किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट किसी अकाउंटिंग ईयर में फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, और उस फैक्टर इनकम को जब हम टोटल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम का मीनिंग क्या हुआ? जब किसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट एक अकाउंटिंग ईयर में
जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं और उस फैक्टर इनकम को जब हम टोटल करते हैं तो हम उसे उस कंट्री की नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने नेशनल इनकम का मीनिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको नेशनल इनकम का मीनिंग अब क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी विदाउट द मीनिंग ऑफ दीज कीवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अब हमने ये कीवर्ड समझ लिए तो हमें नेशनल इनकम का मीनिंग भी क्लियर हो चुका है। आई होप आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।